वेलकम बैक फ्रेंड्स। लास्ट वीडियो में हमने राइबोसोम्स के बारे में डिस्कस किया था। इसके अलावा प्रोकैरियोटिक राइबोसोम, यूकैरियोटिक राइबोसोम, राइबोसोम के फंक्शन। इसके अलावा हमने एक स्पेशल केस बताया था जिसमें एनिमल सेल की माइटोकॉन्ड्रिया में जो आपका राइबोसोम 55S का पाया जा रहा है उसके बारे में भी डिस्कस किया था। इसके अलावा कुछ मेम्ब्रेन बाउंड राइबोसोम थे, कुछ जो साइटोसोलिक थे, जो सेल में फ्रीली अवेलेबल थे साइटोसोल में सेल के, उनके बारे में बात की थी। दोनों में डिफरेंस क्या था और दोनों की कौन कौन सी प्रोटीन की सिंथेसिस कर रही थी, इनके बारे में भी चर्चा की थी। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो जाके वो भी देख लीजिए। उससे पहले भी हमने 8 लेक्चर पढ़ाए हैं, 9 लेक्चर पढ़ाए हैं करीब, और वो हमारे इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा। आप उसको भी देख सकते हैं। सारा पूरा सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का जो आपका चैप्टर है एनसीईआरटी क्लास 11th का, वो आप यहाँ से सीख सकते हैं। बहुत अच्छे से पढ़ाया जा रहा है आपको। तो इस लेक्चर में, जो इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम बात करेंगे साइटोस्केलेटन के बारे में। जैसा कि आपको पता है साइटोस्केलेटन, साइटो का मतलब ही होता है सेल, और स्केलेटन का मतलब जो आपका होता है, स्केलेटन का मतलब होता है फ्रेम। तो कहीं ना कहीं ये सेल का फ्रेम होगा। मान लीजिए ये आपकी कोई सेल है, मान लीजिए ये आपकी कोई सेल है, तो इस सेल में क्या होगा, कहीं ना कहीं कोई एक न्यूक्लियस होगा आपका, न्यूक्लियस होगा, उसमें कुछ जेनेटिक मटेरियल होगा, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया भी होगी, इसके अलावा ईआर भी निकल रहा होगा यहाँ से ऐसे ही, और कहीं ना कहीं आपका गोल्जी एपरेटस भी होगा, राइबोसोम भी होगा। तो इन सब के बीच में भी कुछ और भी पाया जाता है। कुछ ऐसे सेल ऑर्गेनेल होते हैं जो कोई फ्रेमवर्क होते हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जुड़े हुए होते हैं। ऐसे कुछ फ्रेम होते हैं जो ये हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जुड़े हुए पेरीफेरी सेल की पेरीफेरी की तरफ पाए जा रहे हैं। कुछ सेल होते हैं जो क्या करते हैं, यहाँ से निकलते हैं, ऐसे ऐसे फ्रेम बना लेते हैं, कुछ कुछ यहाँ से ऐसे निकालते हैं, तो कुछ मतलब अंदर भी रखते हैं, ये माइनस हो जाता है, ये प्लस इंड हो जाता है, तो ऐसे रहते हैं। कुछ कुछ होते हैं दोनों इसमें मिक्स हुए होते हैं, तो कुछ ऐसे फ्रेम बना लेते हैं सेल में, जिसके कारण क्या होता है, जो सेल का जो शेप है वो डिटरमाइन हो जाता है कि हाँ सेल जो है कुछ ऐसे तरीके के फंक्शन करेगी। तो यही जो अंदर जो फ्रेम दिख रहा है इसी को साइटोस्केलेटन कहा गया। इस साइटोस्केलेटन का जो रोल बहुत सारी चीजों में होता है, जैसे हमने यहाँ लिखा हुआ है इट्स रोल इन मोटिलिटी, तो मोटिलिटी में रोल होगा इसका। इसके अलावा जो सेल का शेप है आपका, जो डिटरमाइन है कि फला सेल इस टाइप की होगी, तो वो भी ये डिटरमाइन कर देता है यूकैरियोटिक सेल में। इसके अलावा सेल में अगर कोई साइटोकाइनेसिस होनी है तो प्लांट में कैसे होगी, एनिमल में कैसे होगी, मैंने बताया हुआ है। इसी चैनल में आपको लेक्चर मिल जाएगा, सेल डिवीजन, सेल साइकिल और सेल डिवीजन की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उसमें हमने बताया हुआ है आपको कि प्रोकैरियोटिक जो प्लांट में साइटोकाइनेसिस कैसे होगी और एनिमल्स में साइटोकाइनेसिस कैसे होगी, दोनों चीजें मैंने अलग अलग बताई हुई हैं आपको। तो आप वहां से देख सकते हैं डिटेल लेक्चर अगर आपको जानना है इससे ज्यादा। इसके अलावा जब अमीबा देखते हो तो उसमें स्यूडोपोडिया पाई जाती है, कुछ सेल्स में आप देखते हो माइक्रोविलाई पाई जाती है। इसके अलावा कुछ और भी सेल होती हैं जिनमें जैसे आपकी मसल्स की सेल हैं, वो क्या करती हैं, मसल का कॉन्ट्रैक्शन कराती हैं, तो उसमें भी इसी आपके साइटोस्केलेटन का रोल है। इसके अलावा आपकी बेसल बॉडीज जो है जहां से फ्लैजेला सीलिया निकलता है, उसमें भी इसी साइटोस्केलेटन का रोल है। इसके अलावा जो आपका सेंट्रियोल है उसमें भी साइटोस्केलेटन का ही रोल है। इसके अलावा आपका जो सीलिया और फ्लैजेला तो है ही, इसी साइटोस्केलेटन की सेल मोटिलिटी प्रोवाइड ही करते हैं आपके सेल में। तो ये सब डाइवर्स फंक्शन है साइटोस्केलेटन के। अब क्वेश्चन ये उठता है कि साइटोस्केलेटन अगर किनारे पे पाया जा रहा है यहाँ पे, तो इसको क्या नाम देंगे, अगर ये बीच में पाया जा रहा है तो इसको क्या नाम देंगे, और अगर कहीं भी ऐसे डाइवर्स कहीं भी पाया जा रहा है तो इसको क्या नाम देंगे। 3 तरीके के साइटोस्केलेटन आपकी बॉडी में पाए जाते हैं। उन तीनों टाइप के साइटोस्केलेटन को लोकेशन के अकॉर्डिंग हम डिस्कस करेंगे। अभी आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। अभी हम डायग्राम देखेंगे। आइए हम स्टार्ट करते हैं, वहीं पे डायग्राम पे आपको लेकर जाते हैं। ये लीजिए, ये आपकी कोई सेल बनी हुई है, ये पूरी सेल बनी हुई है, और ये आपका न्यूक्लियस है, और यहाँ पे देख रहे हो ये आपकी सेल मेम्ब्रेन है। ये जो है माइक्रोट्यूबुलर ऑर्गेनाइजिंग सेंटर है, जहां से क्या होता है,
माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रो माइक्रोट्यूब्यूल्स ऑर्गेनाइज होता है या स्टार्ट होता है वहां से जहां से निकलता है। ठीक है, और कुछ देख रहे हो आप यहाँ पे किनारे किनारे पे ये जा रहा है कुछ ऐसे ऐसे, ये स्ट्रक्चर ऐसे ऐसे जा रहा है, तो कुछ ऐसा भी पाया गया है। कुछ है जो क्या करे कहीं कहीं पाए जा रहे हैं, बस थोड़ा थोड़ा सा कहीं पाए जा रहे हैं, तो एक ये स्ट्रक्चर हो गया। तो तीन तरीके के साइटोस्केलेटन आपके यूकैरियोटिक सेल्स की बॉडी में पाए जाएंगे। वो कौन कौन से होंगे हम आपको देखते हैं। एक आप यहाँ देख रहे हो ये वाला माइक्रोट्यूब्यूल, ये माइक्रोट्यूब्यूल है। ये माइक्रोट्यूब्यूल आप देख रहे हो कि क्या हो रहा है कि यहाँ से निकल रहा है, ये जहाँ से निकलता है माइनस है, ये प्लस है, तो ये माइक्रोट्यूब्यूल है। ठीक है, फिर उसके बाद आप देख रहे हो किनारे की तरफ ऐसे चलता जा रहा है चलता जा रहा है, ये वाला ये आपका माइक्रोफिलामेंट है। और कुछ यहाँ पे दिख रहा है थोड़ा सा वो इंटरमीडिएट फिलामेंट है। तो तीन तरीके की आपके जो है साइटोस्केलेटन पाए जाते हैं आपकी बॉडी में। अब ये साइटोस्केलेटन जो है इन क्या होते हैं, इनका बेसिक फंक्शन क्या होता है, और ये इनके अलग अलग जो फंक्शन है वो कैसे कैसे डिटरमाइन होते हैं। आपके सीलिया और फ्लैजिला का क्या फंक्शन है, सीलिया फ्लैजिला या बेसल बॉडीज या सेंट्रियोल कैसे फॉर्मेशन होता है, हम सब चीजों के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अपने साइटोस्केलेटन को और उसके बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आपको बेसिक आइडिया हो गया है कि साइटोस्केलेटन कहाँ होगा, माइक्रोट्यूब्यूल कहाँ होगा और इंटरमीडिएट फिलामेंट कहाँ होगा। हम जब अभी पढ़ेंगे तो उसमें भी आपको लोकेशन बता देंगे, तो और क्लियर आइडिया आपको हो जाएगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपना साइटोस्केलेटन। हम एक फ्लो चार्ट बनाएंगे साइटोस्केलेटन का। साइटोस्केलेटन, ठीक है, और साइटोस्केलेटन में हम स्टार्ट करेंगे तीन टाइप के साइटोस्केलेटन आपके जो हैं उन्हीं से। तीन टाइप के आपके साइटोस्केलेटन है, तीन टाइप के। नंबर वन हम स्टार्ट करेंगे माइक्रोफिलामेंट, माइक्रोफिलामेंट, और इसी को कहते हैं एक्टिन फिलामेंट, इसी को एक्टिन फिलामेंट कहते हैं। दूसरा हम स्टार्ट करेंगे आपका, दूसरा हम स्टार्ट करेंगे इंटरमीडिएट फिलामेंट, दूसरा है इंटरमीडिएट फिलामेंट। तीसरे टाइप का जो साइटोस्केलेटन है वो है आपका माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोट्यूब्यूल्स। अब ध्यान आपको ये देना है, माइक्रोफिलामेंट को एक्टिन फिलामेंट भी कहते हैं, तो इस पे ध्यान दीजिएगा। माइक्रोफिलामेंट और माइक्रोट्यूब्यूल्स एक ही टाइप के हैं, इसीलिए मैंने अलग अलग दूर दूर दोनों को लिख दिया है ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। और दूसरा डिफरेंस, और भी बहुत सारे डिफरेंस है दोनों में, कहीं से मैच नहीं करते। तो माइक्रोफिलामेंट जो होगा वो एक्टिन फिलामेंट होगा। एक्टिन फिलामेंट का मतलब क्या है, इसमें एक्टिन जो आपकी प्रोटीन है ग्लोबुलर वो पाई जाएगी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्टिन प्रोटीन, जो एक्टिन प्रोटीन पाई जाती है इसकी वजह से ही इसको हम एक्टिन फिलामेंट कहते हैं। तो हम तीनों का कैरेक्टर अब देखते हैं, एक एक करके तीनों का कैरेक्टर देखते हैं। तीनों का कैरेक्टर देखते हैं। जो आपका एक्टिन फिलामेंट होता है, जो आपका एक्टिन फिलामेंट होता है, ये एक्टिन फिलामेंट 5 से 5 to 7 नैनोमीटर का लेंथ में होता है एक पॉइंट। जो आपका इंटरमीडिएट फिलामेंट होता है वो 10 to 12 नैनोमीटर का होता है। ठीक है, उसके अलावा जो आपका माइक्रोट्यूब्यूल होता है वो अप्रॉक्स 25 नैनोमीटर का होता है। तो यहीं से आपको एक आइडिया आ गया कि तीनों में डिफरेंस है, तीनों अलग अलग होंगे। अब इनकी हम देख लेते हैं कि तीनों की लोकेशन कहाँ पाई जाएगी। तो जो आपका एक्टिन फिलामेंट होगा, लोकेशन की बात करेंगे अगर, तो प्रेजेंट बीनीथ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास में पाया जाएगा।
कहाँ पे, देखिए ये देखिए, ये आपकी प्लाज्मा सेल मेम्ब्रेन है, यहाँ आप देख रहे हो ये आपकी सेल मेम्ब्रेन है ये, और यहीं पे ये पाया जा रहा है। तो ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन से लगा हुआ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से लगा हुआ, बीनीथ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, ये कहाँ पाया जाएगा, ये प्रेजेंट होगा, प्रेजेंट इंटरमीडिएट फिलामेंट, प्रेजेंट नियर द न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, नियर द न्यूक्लियस। और इसके अलावा जो जो आपका माइक्रोट्यूब्यूल है, ये कहाँ प्रेजेंट होगा, प्रेजेंट प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्मिक, इन साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स। और साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स को हम दूसरा नाम देते हैं मेडुलरी पोजीशन। ठीक है, मेडुलरी पोजीशन में होगा, देख लेते हैं। ये देखो, ये साइटोप्लाज्मिक, ये जो ये रीजन है यहाँ पे पाया जा रहा है, यहाँ से निकल रहा है और यहाँ पे, यहाँ से निकल रहा है और यहाँ पे ये पाया जा रहा है, ऐसे जा रहा है, देखो ये ऐसे जा रहा है। तो ये हो गया माइक्रोट्यूब्यूल। तो आपको लोकेशन पता चल गई कि तीनों कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होंगे। अब हम बात कर लेते हैं इनके कैरेक्टर्स के बारे में, कि जो आपका माइक्रोफिलामेंट क्या होता है, एक्टिन फिलामेंट क्या होता है, और माइक्रोट्यूब्यूल क्या होता है। एक एक करके तीनों ही देखेंगे हम। तो हम सबसे पहले देखेंगे एक्टिन फिलामेंट के बारे में। आपको पता चल गया, एक बेसिक आइडिया हो गया है। अब हम पढ़ेंगे यहाँ एक्टिन फिलामेंट और माइक्रो फिलामेंट। आपको पता चल गई कि ये बीनीथ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाया जाएगा और इसकी जो लेंथ होगी वो 5 से 7 नैनोमीटर की होगी। और जो एक्टिन फिलामेंट होता है क्या है, इट इज सॉलिड unbranched rod like fibrils of indefinite length। मेनली बना किसका होगा, मेनली composed of actin and मायोसिन। मेनली ये एक्टिन और मायोसिन के बने होंगे। अब ये एक्टिन क्या है, मायोसिन क्या है। जो एक्टिन और मायोसिन है आपकी, ध्यान से देखिएगा, जो एक्टिन और मायोसिन है, ये जो एक्टिन और मायोसिन है, ये एक्टिन और मायोसिन है, बोथ आर मोटर प्रोटीन। अब मोटर प्रोटीन क्या है, तो मोटर प्रोटीन ये होते हैं जो कि क्या करें, इनके कहीं ना कहीं जो फंक्शन हो, जो मसल का कॉन्ट्रैक्शन होगा उसमें हेल्प करेंगे, इसीलिए इनको मोटर प्रोटीन कहते हैं। मोटर प्रोटीन एंड मोटर प्रोटीन क्यों कहते हैं इनको, मोटर प्रोटीन क्यों कहते हैं, ड्यू टू कॉन्ट्रैक्टाइल फंक्शन के कारण इनको मोटर प्रोटीन कहते हैं। और जो मोटर प्रोटीन होती है या जो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होती हैं, जिनका नेचर क्या होता है, ये होती हैं आपकी ग्लोबुलर इन नेचर। ये ग्लोबुलर होती हैं, ग्लोबुलर प्रोटीन होती हैं नेचर में। ठीक है, ये चीज हो गई। और मैंने बताया ही ये कहाँ प्रेजेंट होंगी एक्टिन फिलामेंट आपकी, दोबारा से लिख लेते हैं, लोकेशन प्रेजेंट एट बीनीथ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ साथ ये
पाए जाएंगे। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कुछ फंक्शंस के बारे में। फंक्शंस ऑफ एक्टिन फिलामेंट, हम देखते हैं फंक्शंस के बारे में। हम बात करेंगे फंक्शंस के बारे में। तो फंक्शंस ऑफ माइक्रो फिलामेंट और एक्टिन फिलामेंट, माइक्रोफिलामेंट या एक्टिन फिलामेंट के फंक्शन के बारे में। तो हम अब फंक्शन देखते हैं एक एक करके इनका फंक्शन देखते हैं। तो पहला फंक्शन जो होगा माइक्रोफिलामेंट का या एक्टिन फिलामेंट का, वो होता है प्रोवाइड प्लाज्मा। हम कहाँ पाए जाएंगे? बीनीथ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो क्या करेंगे? सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। पहला काम इनका हो गया एक्टिन फिलामेंट का, आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। दूसरा काम देखिए क्या कराएंगे? साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग कराएंगे। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग कराएंगे। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग क्या कराएंगे? ये साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग में क्या कराएंगे? ऑर्गेनेल ट्रांसपोर्ट, जो ऑर्गेनेल है उसका ट्रांसपोर्ट कराएंगे। या ऑर्गेनेल का ट्रांसपोर्ट कैसे कराएंगे? बहुत मतलब डीप टॉपिक है ये, इसके बारे में हम यहाँ पे नहीं बता सकते। हाँ, हम आपको ये समझा सकते हैं कि जैसे मान लीजिए ये न्यूक्लियस है, यहीं पे आपका जो है दूसरे सेल ऑर्गेनेल्स होंगे। मान लीजिए माइटोकॉन्ड्रिया है, ये मान लीजिए ये गोल्जी बॉडी है, ये आपका कोई लाइसोसोम है। तो ये ऐसे हैं। तो इनकी जो लोकेशन होती है जहाँ ये फॉर्म होते हैं, ये वहीं पे नहीं होते, इनको भेजा जाता है दूसरी जगह। तो ये दूसरी जगह जो जाते हैं, ये इसी ऑर्गेनेल ट्रांसपोर्ट के थ्रू दूसरी जगह पे पहुंच जाते हैं। इसके अलावा ये क्या हेल्प करता है? हेल्प इन अमीबॉयड मूवमेंट। अब ये क्वेश्चन आपका ये आ जाएगा कि अमीबॉयड मूवमेंट में कैसे ये हेल्प करता है। यही बता देता हूं मैं आपको कैसे अमीबॉयड मूवमेंट में ये हेल्प करेगा। तो अमीबॉयड मूवमेंट में इस तरह का हेल्प करता है। ये क्या करता है? हेल्प इन स्यूडोपोडिया फॉर्मेशन। क्या करा देता है? स्यूडोपोडिया का फॉर्मेशन करा देता है। तो क्या होता है? जो अमीबा है वो मूवमेंट करने लगती है अपनी अमीबॉयड मूवमेंट, उसी को अमीबॉयड मूवमेंट कहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ था, हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ क्लीवेज फरो इन एनिमल सेल्स। क्या करेगी? जो क्लीवेज फरो है, मैंने बताया हुआ था, जो क्लीवेज फरो है वो कॉन्ट्रेक्टाइल जो रिंग बनती है, हमने ऊपर बताई ही आपको कि ये क्या होती है? कॉन्ट्रेक्टाइल नेचर की होती है। ये कॉन्ट्रेक्टाइल नेचर की जो होती है, ये क्या बना देती है? वहां पे कॉन्ट्रेक्टाइल रिंग बना देती है, कॉन्ट्रेक्टाइल रिंग। और ये कॉन्ट्रेक्टाइल रिंग आपकी क्या करती है? हेल्प इन सेल डिवीजन। तो सेल डिवीजन में क्या करेगी? ये हेल्प करती है। ये मैंने बताया हुआ है आपको, जब मैंने प्लांट और एनिमल का जो माइटोसिस है उसमें डिफरेंस बताया हुआ, आप जाके देख सकते हैं। माइटोसिस का जो लेक्चर है हमारे इसी चैनल पे, उसमें आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। तो ये सेल डिवीजन में हेल्प करता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? क्लीवेज फरो बनाता है एनिमल सेल में। सेल्स ड्यूरिंग साइटोकाइनेसिस के दौरान। इसके अलावा आल्सो माइक्रोफिलामेंट के बारे में बात करें ना, एक्टिन फिलामेंट, माइक्रोफिलामेंट आल्सो डिटरमाइन शेप ऑफ सेल्स। जो सेल्स होती है उनका शेप डिटरमाइन करता है। इसका एग्जांपल, आप सबसे अच्छा एग्जांपल है रेड ब्लड सेल्स, आरबीसी।
ठीक है, तो ये बातें हो गई आपके एक्टिन फिलामेंट या जो है आपका माइक्रोफिलामेंट के बारे में। जो ये आपका पहला था, पहला साइटोस्केलेटन था, ये आपका हमने ये पढ़ा, ये एक्टिन फिलामेंट या माइक्रोफिलामेंट के बारे में। तो आपकी ये एक बात हो गई। हम दूसरा बात करेंगे, अब दूसरी जो बात करेंगे, हम बात करेंगे इंटरमीडिएट फिलामेंट के बारे में। इंटरमीडिएट फिलामेंट बहुत ज्यादा बातें नहीं इसके बारे में, लेकिन कुछ बातें हम जरूर करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो। इंटरमीडिएट फिलामेंट, ये हमने बताया आपको, जो इंटरमीडिएट फिलामेंट है ये आपके 10 to 12 नैनोमीटर लॉन्ग होंगे, ठीक है। और क्या होंगे, सबसे इंपॉर्टेंट बात इनके लिखते जाइएगा आप, नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल होते हैं। नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल का मतलब जो मोटर प्रोटीन जो होगी, जो वहां पाई गई थी एक्टिनोमाइसिन, एक्टिन फिलामेंट में आपके मोटर प्रोटीन, जो मोटर प्रोटीन है आपकी वो एब्सेंट है, ठीक है। मोटर प्रोटीन एब्सेंट होती है। और ये क्या होती हैं, इंटरमीडिएट फिलामेंट क्या होते हैं, एसिडिक इन नेचर में ये एसिडिक होते हैं। करेंगे क्या ये, तो ये करते हैं हेल्प इन मैकेनिकल स्ट्रेंथ। क्या करेंगे, मैकेनिकल स्ट्रेंथ देंगे एंड स्ट्रक्चरल सपोर्ट, एंड हमने बताया था आपको स्ट्रक्चरल सपोर्ट। अब ये जो है मैकेनिकल स्ट्रेंथ या स्ट्रक्चरल सपोर्ट कैसे देंगे, तो इसका जो एग्जांपल है, जैसे आपकी न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में एक इंटरमीडिएट फिलामेंट की प्रोटीन पाई जाती है, हम आपको बता देते हैं, है नहीं आप में, लेकिन बता देते हैं, समझ में आ जाएगा कि कैसे ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ देता है या स्ट्रक्चरल सपोर्ट करता है आपकी सेल को। तो आपको पता है कि जब सेल डिवीजन होता है प्रोफेज में, तो प्रोफेज में क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपकी डिसअपियर होने लगती है, हमने बताया है, आप इसको जाके देख सकते हैं लेक्चर को। जो सेल डिवीजन है उसमें माइटोसिस या मेयोसिस किसी में भी जो प्रोफेज में होती है, तो प्रोफेज में क्या होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होने लगती है, ईआर भी डिसअपियर होने लगता है। तो यहाँ पे हमें जो बताना है, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो डिसअपियर होने लगती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लेमिन क्या है, एक न्यूक्लियर प्रोटीन है। तो जो आपका जो टूट जाता है, आपका जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो ब्रेक हो जाता है या डिसअपियर हो जाता है, वो किसके कारण होता है, ये लेमिन के कारण। इसमें क्या होता है, फॉस्फोराइलेशन हो जाता है, और डिफॉस्फोराइलेशन हो जाता है, ठीक है। फॉस्फोराइलेशन हो जाता है और डिफॉस्फोराइलेशन हो जाता है, इसी के कारण क्या होता है, लेमिन प्रोटीन में। और क्या होता है, न्यूक्लियर प्रोटीन है जो कि क्या करती है, न्यूक्लियर की डिसअपियर या रीअपियर होने में हेल्प करती है। और ये क्या करती है, स्ट्रक्चरल सपोर्ट या मैकेनिकल सपोर्ट देती है। अब हम बात करें इसके लोकेशन के बारे में, लोकेशन नहीं बताया था वहां पे। जो आपका इंटरमीडिएट फिलामेंट है उसकी जो लोकेशन है, लोकेशन नॉट फिक्स, लोकेशन इसकी फिक्स नहीं है। इसके अलावा क्या करती है ये, इसके अलावा और क्या करती है, एक काम और है इसका, आल्सो हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ इसके फोल्ड्स प्रोटीन होती हैं आपकी क्रोमेटिन की, फॉर क्रोमेटिन, ठीक है। क्रोमेटिन में आपके कुछ इसके फोल्ड प्रोटीन्स होती हैं, पढ़ाएंगे अगर वो पढ़ाया आपको, ट्रांसपोजोन्स अगर पढ़ाया, जो जंपिंग जीन है तो उसमें पढ़ाएंगे हम आपको, इस बताएंगे। तो ये हो गया आपका इंटरमीडिएट फिलामेंट के बारे में, छोटा सा है, इसमें बहुत ज्यादा चीजें है नहीं। अब हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका है, थर्ड वन इज माइक्रोट्यूब्यूल। तो ये आपका हो गया, आपका दूसरा जो है, ये आपका दूसरा हो गया इंटरमीडिएट फिलामेंट। हम तीसरी बात करते हैं माइक्रोट्यूब्यूल के बारे में। हम बात करते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स के बारे में। माइक्रोट्यूब्यूल्स ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आपकी सेल के लिए,
मैंने माइक्रोट्यूब्यूल्स के बारे में, ये तीसरा है आपका, तीसरा साइटोस्केलेटन, 3 ही होते हैं, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स से लास्ट पढ़ रहे हैं हम लोग। हमने बताया आपको ये 25 नैनोमीटर होता है लेंथ में, लॉन्ग होता है। और जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है, मैंने आपको बताया कि जो एक्टिन फिलामेंट है वो एक्टिन या मायोसिन का बना होता है, जो कि कॉन्ट्रेक्टाइल में नेचर में होती है। जो माइक्रोट्यूब्यूल होती है मेड अप ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन, ये ट्यूबुलिन प्रोटीन होती हैं, उनका बना होता है। अब आपके दिमाग में ये आएगा कि ये ट्यूबुलिन प्रोटीन क्या है, तो ट्यूबुलिन प्रोटीन कुछ नहीं है, ये डायमर होते हैं अल्फा और बीटा के। ये अल्फा और बीटा के क्या होते हैं, डायमर होते हैं। अल्फा में कुछ नहीं होता, बीटा में जो होती है वो जीटी पेज एक्टिविटी होती है। बताने वाला है नहीं, लेकिन आप बस याद रखिएगा। तो जो फंक्शन होगा ये एक्टिव होता है, बीटा यूनिट होती है। अल्फा बीटा दो सब यूनिट होती है, ट्यूबुलिन प्रोटीन की बनी होती है। ट्यूबुलिन प्रोटीन दो सब यूनिट की बनी होती है, एक अल्फा है आपका, एक बीटा है। और बीटा में क्या होता है, जीटी पेज एक्टिविटी होती है, मतलब ये एक्टिव होता है। और क्या होगा, ये जो ट्यूबुलिन प्रोटीन की बनी होती है, और ये ट्यूबुलिन प्रोटीन कैसी होती है, नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल इन नेचर। नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल नेचर में है, तो मतलब ये कहीं ना कहीं आपकी मसल कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सेशन में कोई हेल्प नहीं करेगी, ठीक है। तो ये होगी एक बात, ट्यूबुलिन प्रोटीन की बनी होती है। हमने आपको बताया कि ये मेडुलरी पोजीशन में पाया जाता है, आपको पता है। इसके अलावा और हम देखें अगर, ये जो स्ट्रक्चर जो होता है, कैसा स्ट्रक्चर होता है, ये होता है आपका हॉलो एंड अनब्रांच्ड स्ट्रक्चर, अनब्रांच्ड स्ट्रक्चर, हॉलो एंड अनब्रांच्ड स्ट्रक्चर होता है। होता क्या है मैं आपको बताऊं, जो अल्फा और बीटा सब यूनिट है ये करती क्या है, देखो इधर मान लो ये एक अल्फा है सब यूनिट, ये एक बीटा सब यूनिट है, समझ लीजिए। एक फिर ये एक कोई और अल्फा सब यूनिट है, ये कोई बीटा सब यूनिट है, फिर ये कोई ऐसे अल्फा सब यूनिट है, ये फिर ऐसे कोई बीटा सब यूनिट है, फिर प्लस 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 प्लस, फिर 13 अगर अल्फा बीटा सब यूनिट एक साथ हो जाएंगी। जब 13 अल्फा और बीटा सब यूनिट क्या होगा, 13 पैरेलल होगा, मतलब साथ साथ होंगे, पैरेलल सब यूनिट ऑफ 13 सब यूनिट्स ऑफ अल्फा एंड बीटा when 13 parallel subunit of alpha and beta tubulin join and form प्रोटोफिलामेंट। जब ये 13 आपस में ज्वाइन करती हैं तो क्या बना लेती हैं, प्रोटोफिलामेंट बना लेती हैं। और ये जो प्रोटोफिलामेंट है आपका, जो ये प्रोटोफिलामेंट है, यही प्रोटोफिलामेंट आगे चल के कैन फॉर्म सीलिया एंड फ्लैजेला। इसके अलावा भी क्या बना सकता है, सेंट्रियोल एंड बेसल बॉडीज, ठीक है। ये चीजें ये फॉर्म कर सकता है, सीलिया, फ्लैजेला, सेंट्रियोल और बेसल बॉडीज, ठीक है। तो अब आपके दिमाग में ये सवाल क्वेश्चन आ रहा होगा कि सीलिया, फ्लैजेला, सेंट्रियोल, बेसल बॉडीज ये सब क्या है। हम पढ़ेंगे इसको नेक्स्ट लेक्चर में, जब हम नया नेक्स्ट लेक्चर देंगे तो उसमें हम केवल आपको सीलिया, फ्लैजेला, सेंट्रियोल और बेसल बॉडीज के बारे में ही पढ़ाएंगे। और हम आपको ये भी बताएंगे, इस बार क्वेश्चन आया हुआ था, एक जो है स्ट्रक्चर पाया जाता है आपकी सीलिया, फ्लैजेला, सेंट्रियोल और बेसल बॉडीज में, जिसको कार्टवील कहते हैं। और कार्टवील और एक्जोनीम, इससे 2 क्वेश्चन आए हुए थे इस बार, दोनों ही आपके एकदम क्लियर हो जाएंगे। कार्टवील क्या है और सीलिया, फ्लैजेला, सेंट्रियोल, बेसल बॉडीज का इनका आपस में क्या रिलेशन है, हम ये भी बताएंगे। थोड़ा सा हम आपको बताना चाहें अगर, तो आपको पता है जब सेल डिवीजन होता है, मान लीजिए सेल डिवीजन होता है, तो जब जीवन होती है तो आप क्या कहते हो, सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन स्टार्ट हो गया था। आप जाके देखिएगा, सेंट्रियोल डुप्लीकेशन स्टार्ट, और एस फेज आती है, जीवन के बाद एस आती है, फिर G2 आती है, फिर M आती है। और एस में क्या होता है, सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन
डुप्लीकेशन कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पे क्या बन जाता है, सेंट्रियोल बन जाता है। ये सेंट्रियोल क्या करता है, ये क्या करता है, ये ऐसे निकाल देता है कि स्ट्रक्चर जिसको माइक्रोट्यूब्यूल या फाइबर्स जो स्ट्रक्चर है ऐसे निकाल देता है। तीन तरीके के माइक्रोट्यूब्यूल हमने बताए हुए हैं, ये भी उसी लेक्चर में डिस्कस है, आप जाके देख सकते हैं। सारा कुछ मैंने बताया हुआ, कुछ नया नहीं है, ठीक है। तो ये जो होता है, जो आपका सेंट्रियोल है, तो होता क्या है, सेंट्रियोल सब, ये क्या है, ये सेंट्रियोल है, ये इसी का डुप्लीकेशन होता है, ये सेंट्रियोल है। और इसी सेंट्रियोल से माइक्रोट्यूब्यूल बनता है, और माइक्रोट्यूब्यूल निकलता है मतलब, और माइक्रोट्यूब्यूल से क्या आपका बनता है, आपका सीलिया एंड फ्लेजला। और सीलिया फ्लेजला जहां से निकलता है उसको हम कहते हैं, उस ओरिजिन की प्लेस को क्या कहते हैं, बेसल बॉडीज, ठीक है। तीनों ही चारों स्ट्रक्चर आपस में कनेक्टेड हैं, हम आपको बताएंगे ये सारा स्ट्रक्चर लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में। ये हो गया आपका कि कैसे अल्फा बीटा सब ट्यूबुलिन की सब यूनिट जुड़ती हैं तो प्रोटोफिलामेंट बना देती हैं। 13 बार जब जुड़ेंगी तो प्रोटोफिलामेंट बना देंगी। और प्रोटोफिलामेंट में आपका क्या बनाता है, सीलिया फ्लेजला बनाता है, सेंट्रियोल और बेसल बॉडीज बनाता है। सबके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में चर्चा कर लेंगे। और फिर हम आगे हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ, यहाँ पे हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल, ठीक है, माइक्रोट्यूब्यूल के फंक्शंस के बारे में। तो पहला फंक्शन क्या है, हेल्प इन, अभी बताया ही आपको, ये ऊपर बताया है। ये क्या जा रहे हैं, ये जो क्या है, ये स्पिंडल फाइबर है, ये क्या है, स्पिंडल फाइबर, और यही माइक्रोट्यूब्यूल बन जाते हैं आगे चल के। तो ये क्या कहता है, हेल्प इन स्पिंडल फॉर्मेशन, स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन। पहली बात तो ये हो गई, एक काम समझ में भी आ गया आपको कैसे बनाती है। एंड डिटरमाइन एंड आल्सो डिटरमाइन प्लेन ऑफ साइटोकाइनेसिस हमने उसमें बताया कि वो साइटोकाइनेसिस कराती है एक्टिन फिलामेंट, किसमें, एनिमल की सेल में। ये किसमें कराएंगी, बताया हुआ मैंने वहां पे भी जब लेक्चर पढ़ाया हुआ है। नाउ डिटरमाइन प्लेन ऑफ साइटोकाइनेसिस इन प्लांट सेल्स, ठीक है। इसके अलावा क्या बनाती हैं, आल्सो फॉर्म सीलिया एंड फ्लेजला, इसके अलावा सीलिया और फ्लेजला भी बनाती हैं। इसके अलावा और क्या करेंगी काम, ये सेंट्रियोल और बेसल बॉडी भी बनाती हैं ये, ठीक है, सेंट्रियोल और बेसल बॉडी भी, उसमें भी हेल्प होता है इनका। इसके अलावा क्या करेंगी, ये क्या करेंगी, जब ये सब सीलिया फ्लेजला क्या करती हैं, सेल की मोटिलिटी, तो क्या क्या कहेंगे, हेल्प इन सेल मोटिलिटी, तो ये भी एक काम हो गया आपका, ठीक है। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, यहीं से देखिए, जब ये क्रोमोसोम यहाँ होगा, यहाँ पे क्रोमोसोम है, तो क्या करेंगे, ये क्रोमोसोम है, ये मेटाफेजिक प्लेट होती है, यहीं पे लगे होते हैं, तो क्या करेगा, एनाफेज में क्या होता है, दोनों स्प्लिट हो जाते हैं दोनों तरफ, तो क्या करेगी, मूवमेंट में भी हेल्प करती है। जो आपका एनाफेजिक मूवमेंट है क्रोमोसोम को, वो भी करती है। तो ऑल्सो हेल्प इन, ये भी लिख लीजिए लास्ट पॉइंट। सब टेक्निकली आप प्रूवन है, ऐसा कुछ नहीं कि कुछ नया ऐसे ला दी और आपको समझ में नहीं आए, सब कुछ समझ में आ जाएगा। नहीं अगर समझ में आ रहा हो तो आप हमारा सेल डिवीजन का लेक्चर देख लीजिएगा, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा 100%। ऑल्सो हेल्प इन एनाफेजिक, एनाफेजिक मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम, जो क्रोमोसोम का एनाफेजिक मूवमेंट है, एनाफेजिक मूवमेंट उसमें भी हेल्प करते हैं। अब ये माइक्रोट्यूब्यूल है, ये फंक्शन के बारे में बात कर ले, हम एक और चीज के बारे में बात कर लेते तुरंत ही। देखिए, जो माइक्रोट्यूब्यूल है उसका कुछ अरेंजमेंट होगा सीलिया और फ्लेजला में, ठीक है, जो सीलिया और फ्लेजला है उसमें कुछ अरेंजमेंट होगा, तो इन्हीं के बारे में बात करते हैं। अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, और दोनों में दिखेंगे, अगर मोटाइल हो तो कैसा अरेंजमेंट होगा, नॉन मोटाइल हो तो कैसा अरेंजमेंट होगा। अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स का अरेंजमेंट कैसा है, बना लो वैसे ही, याद रहेगा आपको।
कब कब देखेंगे हम, अगर इफ फ्लैजेला, आपको पता है फ्लैजेला इज मोटाइल, अगर फ्लैजेला मोटाइल है तो माइक्रोट्यूब्यूल का अरेंजमेंट क्या होगा। और इफ आपको पता है फ्लैजेला में और सीलिया दोनों में पाए जाएंगे माइक्रोट्यूब्यूल, तो इफ फ्लैजेला इज नॉन मोटाइल, अगर नॉन मोटाइल होंगे, एक मिनट हम इसको ऐसे ना लिख के हम इसको दूसरे तरीके से लिख लेते हैं। देखो हम ऐसे इसको लिख लेते हैं, क्लासिफिकेशन थोड़ा सा इसका दूसरे तरीके से कर लेते हैं, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। बस ये भी कर सकते थे लेकिन हम दूसरे तरीके से कर लेते हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। कि माइक्रोट्यूब्यूल का अरेंजमेंट अगर मोटाइल है, मोटाइल फ्लैजेला है, मोटाइल फ्लैजेला है, ठीक है, और अगर नॉन मोटाइल है, नॉन मोटाइल है, ठीक है, अगर मोटाइल फ्लैजेला है तो उसमें जो अरेंजमेंट होगा माइक्रोट्यूब्यूल का वो 9+2 होगा। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन ये आ रहा होगा 9+2 क्या है, तो इसका मतलब ये होता है कि 9 जो है पेरीफेरी पे होंगे, 4 5 6 7 8 और 9 ये हो गए और 2 सेंटर में रहेंगे, ठीक है। तो 9+2 ये अरेंजमेंट होता है, माइक्रोट्यूब्यूल का जो अरेंजमेंट है वो ऐसा होगा, ठीक है। जो माइक्रोट्यूब्यूल में 9+2 में अरेंजमेंट किसमें होगा, ऐसा एग्जाम्पल कौन होंगे, तो इसका एग्जाम्पल आप आराम से बता दीजिए कि इसका एग्जाम्पल होगा सीलिया एंड फ्लैजेला। अब आपके दिमाग में फिर आ रहा होगा कि सीलिया और फ्लैजेला है क्या आखिर ये। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी पे बात करेंगे, आपको सीलिया फ्लैजेला बताएंगे। अब अगर माइक्रोट्यूब्यूल का अरेंजमेंट, अगर अरेंजमेंट कैसा होगा, अगर नॉन मोटाइल है तो अगर नॉन मोटाइल है तो वहां पे होगा 9+0, और 9+0 का मतलब ये है कि 3 4 5 6 7 8 9, 9 केवल सेंटर में रहेंगे और बीच में कुछ नहीं होगा, बीच में खाली होगा। ऐसा अरेंजमेंट माइक्रोट्यूब्यूल का कहाँ पाया जाएगा, इसका एग्जाम्पल होगा आपका सेंट्रियोल एंड बेसल बॉडीज, इसका एग्जांपल आपका होगा सेंट्रियोल एंड बेसल बॉडीज में, ठीक है। तो ये अरेंजमेंट हमने देख लिया, ये आपको एक आइडिया दे दिया मैंने कि माइक्रोट्यूब्यूल जो है उसका अरेंजमेंट हमने यहाँ पे बताया हुआ था इनके फंक्शन में कि ये सीलिया फ्लैजेला बनाता है, सेंट्रियोल और बेसल बॉडीज बनाता है, और ये मोटिलिटी में हेल्प करती है सीलिया और फ्लैजेला, जबकि सेंट्रियोल और बेसल बॉडीज ये मोटिलिटी में हेल्प नहीं करती। तो हमने इसका अरेंजमेंट देख लिया कि मोटाइल अगर फ्लैजेला है तो उसमें कैसा अरेंजमेंट होगा, उसमें 9+2 होगा, और अगर नॉन मोटाइल है तो उसमें 9+0 होगा। 9+2 का मतलब ये है कि 9 से पेरीफेरी की तरफ होंगे और 2 सेंटर में होंगे, यहाँ पे केवल 9 पेरीफेरी में होंगे, सेंटर में एब्सेंट होगा, ठीक है। 9+2 का अरेंजमेंट सीलिया में देखा गया है, फ्लैजेला में देखा गया है। 9+0 का अरेंजमेंट सेंट्रियोल और बेसल बॉडीज में देखा गया। तो ये चीजें हो गई, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि जो इनका ऑर्गेनाइजेशन है उसमें डिफरेंस है, जो मोटाइल और नॉन मोटाइल फ्लैजेला है माइक्रोट्यूब्यूल्स का अरेंजमेंट में। तो ये हो गया आपका माइक्रोट्यूब्यूल्स के बारे में, उनके अरेंजमेंट के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात कर लेंगे इन्हीं सीलिया, फ्लैजेला, सेंट्रियोल और बेसल बॉडीज के बारे में। तो आपको हम नेक्स्ट लेक्चर मिल जाएगा कुछ टाइम में, जिसमें आप ये भी देख के आपका जो भी डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने पूरा ये देख लिया माइक्रोट्यूब्यूल्स, इसके अलावा इंटरमीडिएट फिलामेंट और इसके अलावा एक्टिन फिलामेंट, तीनों चीजों के बारे में देख लिया। यहाँ पे हमने डिस्कस किया हुआ था, इसको हमने डायग्राम से भी आपको बता दिया, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। और जहाँ भी कंफ्यूजन हो रही हो, अगर आप सेल डिवीजन का जो लेक्चर है हमारा 5 लेक्चर है, जिसमें से 4 लेक्चर आपको प्रॉपर थ्योरी पढ़ाई गई है, उसमें आप देख लीजिएगा, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और नेक्स्ट लेक्चर में हम बात कर लेंगे आपके सीलिया और फ्लैजेला के बारे में। तो आप जो है इस वीडियो को पूरा देखिए, लास्ट तक देखिए, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस पर लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए, और अगर आप चैनल पे नए हो तो इसको सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।